प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम अब तक के कोशिका विषयक अध्ययन में यह समझ चुके हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त जैसा प्रतीत होता है। पादप कोशिका व प्राणी कोशिका में मूलभूत अंतर यह है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के भीतर जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न कोशिकांगों जैसे अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी आदि कोशिकीय अंगकों की संरचना एवं उनकी कार्यविधि को जान चुके हैं। आइए आज हम यूकैरियोटिक कोशिका के अध्ययन को जारी रखते हुए इस क्रम में सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम, पक्ष्माभ, कशाभिका, तारककाय व तारक केंद्रक, साइटोपंजर, केंद्रक व गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यविधि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य इस प्रकार हैं। यूकैरियोट कोशिका के कोशिका अंगकों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, हरितलवक, राइबोसोम, पक्ष्माभ, कशाभिका, तारककाय व तारक केंद्र, साइटोपंजर, केंद्रक व गुणसूत्र की संरचना एवं इनके कार्यविधि का विस्तृत अध्ययन करना। प्रिय छात्रों, आप में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना हमारा प्रमुख ध्येय है। इसके साथ साथ जीवन विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबद्ध करने व अनुपयोग में लाने की हम आपसे अपेक्षा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोशिका में किस अंगक को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, आपको मालूम है? हाँ, आपने सही कहा। सूत्रकणिका को अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। पर इसे कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? इसी को जानने के लिए आइए सूत्रकणिका का अध्ययन करते हैं। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता, तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती हैं। सूत्रकणिका के चित्र को हम देखते हैं। यह तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 0 से 4 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत, जिसका लगभग 0.5 माइक्रोमीटर है, इस व्यास की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली का युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका के दो स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है, उसे हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतः झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं और इसका एक वचन क्रिस्टो होता है। आपको मालूम है कि क्रिस्टी का क्या महत्व है? विद्यार्थियों, क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी उपस्थित होते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित हैं। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। सूत्रकणिका के आधात्री में
एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्र कणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। आपने सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में कोशिका का हरा रंग देखा होगा। देखा है ना? जानते हैं ऐसा क्यों है? दरअसल सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में लवक मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे वर्णक मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। विद्यार्थियों, हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास एक हरित शैवाल है। इसकी प्रत्येक कोशिका में 1 से 20 से 40 प्रति कोशिका पर्णमध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्र कणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका अर्थात स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की तरह एक ढेर के रूप में मिलती है, जिसे हम ग्रेना कहते हैं, एक वचन में ग्रेनम कहते हैं, या अंतरग्रेना थाइलेकॉइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकॉइड को जोड़ती हैं, उसे पीठिका पट्टलिकाएं कहते हैं। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S, कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S दो प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयाँ बड़ी व छोटी उप इकाई होती हैं। यहाँ पर S स्वेडबर्ग यूनिट है या स्वेडबर्ग इकाई है, जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से बना होता है। आइए कोशिका में एक और रचना को जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य मिलता है, उसे
साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य हैं, जैसे यांत्रिक सहायता व गति करना। इसके साथ साथ यह कोशिका के आकार को बनाए रखने में भी उपयोगी है। विद्यार्थियों, इस चित्र को देखिए स्क्रीन पर। ये पक्षमाभिकाएं, जिसको एक वचन में हम पक्षमाप कहते हैं, और कशाभिकाएं, एक वचन में हम इसको कशाभिका कहते हैं। ये रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक-अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9-2 अर्थात 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान या छड़ बनती हैं। परिधीय द्विक सेतु द्वार आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाभ व कशाभिका तारक केंद्र सदस्य संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाय कहते हैं। हमने बात की तारकाय की। ये तारकाय व तारक केंद्र, जिनको सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कहते हैं, इनकी संरचना भी समझते हैं। इस चित्र को देखिए। और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, जिसको हम तारकाय और तारक केंद्र कहते हैं, इनकी संरचना को समझते हैं। तारकाय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, इसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलेन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधारिकाय बनाता है और तर्कुतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्क उपकरण बनाता है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, उसे क्रोमोटिन का नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक अर्थात कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा है, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। केंद्रकीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 0 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। यह परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतया अंतर्द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संगलन से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व
कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित भी होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हों? इसका उत्तर ढूंढिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिका। क्या आप मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? आप अपने मित्रों से इस पर तर्क सही चर्चा करिए। केंद्र के आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्र का झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तत्वों की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों अर्थात 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन या पैकेजिंग को अपनी उच्च कक्षाओं में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं। इस चित्र में देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारककाय गुणसूत्र के दोनों आद्रय गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़कर रखता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं, चित्र में देखिए। मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। दूसरे उपमध्य केंद्रीय अर्थात सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। जो तीसरा प्रकार है वो अग्र बिंदु है, जिसको हम एक्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। अग्र बिंदु गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा अत्यंत बड़ी होती है। जबकि अंत केंद्रीय फिबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। अब बात करते हैं सूक्ष्मकाय की, यानी कि माइक्रोबॉडीज की। कोशिका में बहुत सारी झिल्ली आवरित सूक्ष्म थैलियां होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधों और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कोशिका के विषय में जो कुछ भी सीखा है, उसकी एक बार हम फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सभी कोशिकीय अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और यह प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तारक काय व तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधारी काय बनाता है, जो गति में सहायक है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण बनाते हैं। केंद्रक में केंद्रिक व क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है। यह अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आनुवंशिकी में प्रमुख भूमिका भी अदा करता है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या अंतर द्रव्य जालिका से संबंध होते हैं। सूत्रकणिका ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण तथा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होता है।
ये द्विक झिल्ली कृष्टि में अंतर्वलित होती है। लवक वर्णक युक्त अंगक हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। ये द्विक झिल्ली युक्त रचनाएं हैं। लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा पीठिका में अप्रकाशिकीय अभिक्रिया संपन्न होती है। हरे रंगीन लवक वर्णकी वर्णक होते हैं जिनमें कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पक्षमाभ तथा कशाभिका कोशिका के गति में सहायक हैं। कशाभिका पक्षमाभ से लंबे होते हैं। कशाभिका तरंगी गति से चलती है जबकि पक्षमाभ डोलनोदन द्वारा गति करता है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमोटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हमने जो भी अध्ययन किया है उनको हम प्रश्न रूप में अभ्यास के लिए आपको दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, उदासीन विलेय जीव द्रव्य झिल्ली से होकर कैसे गति करते हैं? क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से इससे होकर गति करते हैं? यदि नहीं तो उनका जीव द्रव्य झिल्ली से होकर परिवहन कैसे होता है? दूसरा प्रश्न है, दो कोशिकीय अंगकों का नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं। इन दो अंगकों की क्या विशेषताएं हैं? इनका कार्य व रेखांकित चित्र बनाइए। तीसरा प्रश्न है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, इसे संक्षिप्त में वर्णन करें। चौथा, केंद्रक छिद्र क्या है, इनके कार्य बताइए। पांचवा, लयनकाय व रसधानी दोनों अंतः झिल्लीमय संरचना है, फिर भी कार्य की दृष्टि से ये अलग होते हैं, इस पर अपनी टिप्पणी लिखें। रेखांकित चित्र की सहायता से निम्न की संरचना का वर्णन करें, केंद्रक और तारककाय। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बिंदु क्या हैं? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण किस रूप से होता है? प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में कोशिका जो कि जीव की मूलभूत इकाई है इसका अध्ययन पूर्ण हुआ। आप मन लगाकर पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें और अपने मिशन में, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शीघ्र ही आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।